जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 14। आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली हम ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसकी आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको ये रिपोर्ट ज़बानी याद होनी चाहिए। वो जो 2 पैराग्राफ मैंने आपसे कहे हैं, ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन, इसके अलावा पूरी रिपोर्ट में से कोई भी चीज़ आपने ज़बानी याद नहीं करनी, सिर्फ ये 2 पैराग्राफ याद करने हैं। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि आपको बाकी एलिमेंट्स में इतना पता हो कि किस एलिमेंट में क्या क्या चीज़ डिस्कस होती है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में रफली कितनी चीज़ें डिस्कस होती हैं, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में रफली कितनी चीज़ें डिस्कस होती हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एग्जैक्ट याद नहीं करना, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स, की वर्ड्स या जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी अगर आपको पता है कि किस पैराग्राफ में क्या चीज़ डिस्कस हो रही है, वो काफ़ी है। ठीक है, तो आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन, हाइब्रिड क्लास में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी जी, संडे वाली क्लास यूट्यूब पे अपलोड करवा देंगे जी, करवा देंगे सर। सैटरडे वाली क्लास नहीं हो सकेगी, दोनों संडे से करवा देंगे। और बताएं, नहीं मिल जाती है सीट्स, इतने 3-4 दिन अभी। ऑफिशियली ईद की छुट्टियां तो बुध से शुरू हो रही है ना। चले, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, शाबाश। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है जो इस ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको नजर आएंगी वो। नेक्स्ट का मतलब अटैच्ड, जो एनुअल रिपोर्ट बनती है उसमें ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही, ऑडिट रिपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट पेज होता है ना, ऑडिट रिपोर्ट खत्म होने के बाद, वो नेक्स्ट पेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुराद है कि हमने ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इसके साथ लगी हुई है ना, ये वाली वेरीफाई की है। इसके अलावा अगर किसी और जगह पे कंपनी की कहीं पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट घूम फिर रही है, उनका हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, एनुअल रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट, उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगी होंगी ऑडिट रिपोर्ट वाले में ये कहा जा रहा है कि वो वाली जो अटैच्ड नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमने चेक किए। ठीक है, पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली वो पेज नंबर भी मेंशन कर देते हैं कि एनुअल नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि पेज नंबर इतने से लेके इतने तक हैं, वो हमने वेरीफाई किया। लेकिन ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं है, करने चाहे कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। और की क्वेश्चन जी, ऑडिटर्स की पूरी टीम हो तो क्या कोई हर पर्सन ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा? इसका जवाब है नहीं। ऑडिट रिपोर्ट एक ही होगी और वो एंगेजमेंट पार्टनर तैयार करेगा, या सम टाइम मैनेजर तैयार करता है, एंगेजमेंट पार्टनर उसको फाइनल रिव्यू कर लेता है। ठीक है, ऑफिशियली लीगली ऑडिट रिपोर्ट एंगेजमेंट पार्टनर प्रिपेयर करके साइन करता है और हमारे क्लाइंट को हैंडओवर करता है। उन सब का कंसेंट क्या उसमें मेंशन किया जाता है? बाकी टीम मेंबर का नहीं, सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर का कंसेंट आ जाए काफी है। ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली एंगेजमेंट पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में मेरी अगर आवाज ठीक जा रही है, तस्वीर ठीक आ रही है, तो एक दफा मुझे ओके का मैसेज कर दीजिए। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में ठीक है जी, ऑडियो भी ठीक है, वीडियो भी ठीक है। ओके, रूम नंबर 4, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4, ऑडियो भी ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों मेरे भाई? नहीं आ रही आवाज, ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है? जी चलिए ठीक है जी। लीगल रिक्वायरमेंट्स एससीसीपी ने मैनेजमेंट की लगाई है, इस पे ऑडिटर की ओपिनियन दे रहा है, क्योंकि एससीसीपी दोनों तरफ से खेल गया है। एक तरफ उसने मैनेजमेंट से कहा है कि आपने ये 4 काम पूरे करने हैं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, ज़कात डिडक्ट करके डिपॉजिट करवानी है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंफर्म ड्रा करनी है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लगाई और ऑडिटर से कहा तुम चेक करके मुझे बताओ। हमने कहा चेक करके तो आपको अलग से लेटर लिखिए, उसने कहा नहीं, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही लिख दो। ऑडिट रिपोर्ट का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये आम यूजर्स के लिए नहीं होता, ये आम यूजर्स के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एससीसीपी के लिए होता है। एससीसीपी के लिए ये एक आमदनी का जरिया होता है, आपको पता है। ये जो हमारी रिपोर्ट के अंदर अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में 4 चीजें हम लिखते हैं कि कंपनी ने ये काम किए हैं कि नहीं, एससीसीपी के लिए कैसे होता है भला? जो चीज ना की, जैसे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की अगर कंपनी ने, कैश बुक मेंटेन नहीं, तो हम अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे कि इस कंपनी ने कैश बुक मेंटेन नहीं की, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की। एससीसीपी कहेगा अच्छा, उसको फाइन डाल देगा, 50,000 फाइन, इसको 25,000 फाइन। ठीक है, एससीसीपी पेनल्टी इंपोज करता है। तो ये हिस्सा जो होता है अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये आम यूजर के लिए नहीं, किसके लिए है? तो जो हमारा शुरू वाला हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सारे यूजर्स के लिए है, और जो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाला हिस्सा है वो एससीसीपी के लिए है। और कोई क्वेश्चन नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं है जी? की ऑडिट मैटर की मैक्सिमम कोई लिमिट है? स्टैंडर्ड ने कोई लिमिट नहीं दी हुई, स्टैंडर्ड कहता है कोई लिमिट, लेकिन प्रैक्टिस में नॉर्मली एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 2 से 3 पैराग्राफ होते हैं। 2 से एक दफा कोई रिसर्च हुई थी शुरू में, जब की ऑडिट मैटर आया था पहले 1-2 साल के बाद, तो ये पता चला था कि ऑन एवरेज लिस्टेड कंपनीज कोई 2.3 की फिगर थी, 2.3 की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ इंक्लूड कर रही हैं। यानी कुछ कंपनीज 2 करती हैं, कुछ 3, कुछ 2-3, एवरेज ये चल रही है। वरना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी की ऑडिट मैटर ना हो,
ऑडिट बिल्कुल ही सीधा हो, स्ट्रेट, सिंपल हो गया, कोई की ऑडिट मैटर नहीं है। और कुछ कंपनीज की ऑडिट मैटर में इवन 5 और 6 की ऑडिट मैटर भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अमूमी तौर पे कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। ठीक, और की क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, वन बाय वन मैं आपसे पूछता हूं, आपने एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में टाइटल पढ़ा? कोई प्रॉब्लम इसमें? एड्रेसी पढ़ा, समझ आ गया? एड्रेसी, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो एड्रेसी कौन होगा? मेंबर। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो शाबाश। ऑडिटर ओपिनियन में क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है? अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ने ओपिनियन पैराग्राफ याद कर लिया और कितने स्टूडेंट ने बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ याद कर लिया? हाँ शाप, ये साथ साथ कर ले, 1-2 दिन में कर लें तो ठीक है, वरना बाद में जब चीजें सही ऐड होगी तो फिर मसला हो जाएगा। साथ साथ याद करते जाएंगे, ऑडिट आसानी से कवर होता जाएगा। बेसिस ऑफ ओपिनियन भी हो गया, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ वो मैंने कह दिया बाद में पढ़ेंगे। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ये समझ आ गया आपको? अच्छा, ये वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना था, लेकिन क्या इन दोनों पैराग्राफ में मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी और ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी में क्या आपको ये पता चल गया कि मेन रिस्पांसिबिलिटी क्या क्या है? मेन की पॉइंट्स क्लियर है आपको? चलिए जी जी, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी में एक उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी ये भी लिखी है। जी 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 जी, पूछिए, हाइब्रिड क्लास में पूछिए, क्या क्वेश्चन आपका? जी जी बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मुझे याद आ गया था आपका क्वेश्चन पूछा था, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये भी पहले आपका क्वेश्चन कि ये गोइंग कंसर्न रिस्पांसिबिलिटी क्या है। देखिए, गोइंग कंसर्न के बारे में पहले सुन लीजिए तो सर, ये कंसेप्ट बार बार आएगा। मैं चाहता हूं आप अभी इसको समझ लीजिए ताकि बार बार ना पूछिए जी, अभी 10 दफा पूछना पूछना है, ठीक है? क्योंकि बार बार फिर सारा डिटेल में वो कंटेक्स्ट बना के एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, उसमें टाइम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, किसी भी कंपनी जब उसका ईयर एंड होता है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ऐसा ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कंपनी को कि आप एक दफा बैठ के 3 में से एक चीज डिसाइड कर ले कि आपकी कंपनी किस फेज में है। नंबर 1, कि क्या आपकी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजाहिर बड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी बड़े आराम से जिस तरह अभी चल रही है साल तक चलती रहेगी। नंबर 1 ये सिचुएशन। नंबर 2, कि आपकी कंपनी कुछ इश्यूज को फेस कर रही है जिसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी अनकरीब बंद हो जाए। बट चांस है, कंफर्म नहीं है, 50-50 है। जैसे हो सकता है कि कंपनी लॉसेस में हो, लेकिन इंडिकेशन है कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन लाजमी तो नहीं है। बहुत सी कंपनी ऐसी भी होती है जो लॉसेस से गुजर के बाद में दोबारा प्रॉफिटेबल बन जाती है। इंडिकेशन है कंफर्म। हो सकता है ऐसा हो कि कंपनी के पास पैसे ना हो बिजनेस चलाने के लिए और जगह जगह लोगों से पैसे मांग रही हो, कभी किसी बैंक से, कभी किसी डायरेक्टर से, कभी किसी मेजॉरिटी शेयर होल्डर से। अब इसमें भी 50-50 है। हो सकता है पैसे मिल जाए, हो सकता है पैसे ना मिले, तो प्रॉब्लम है जरूर, लेकिन सिचुएशन 50-50 है। ये सेकंड फेज। पहला स्टेज क्या थी? सब कुछ ठीक है। दूसरी स्टेज क्या थी? प्रॉब्लम्स हैं, 50-50 है। मे बी कंपनी उन पे काबू पाले, मे बी ना पाए। तीसरी सिचुएशन क्या है कि प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गई है कि कंपनी अब उन पे काबू नहीं पा सकती और नजर आ रहा है कि अगले 5, 7, 8, 10 महीनों के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर कंपनी खत्म हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। 3 सिचुएशन समझ आ गई। हर कंपनी ने जब फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले यह देखना है कि हमारी कंपनी इन 3 में से किस स्टेज पे है, इन 3 में से किस स्टेज पे है। टेक्निकल टर्म्स में, स्टैंडर्ड की टर्म्स में, जो पहले वाली स्टेज होती है ना, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न, कंसर्न कहते हैं कंपनी को। गोइंग कंसर्न का मतलब कंपनी चलती रहेगी, चलती का नाम गाड़ी। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? कंपनी चलेगी, इस साल भी चलेगी, इंशाल्लाह अगले साल भी चलेगी, उससे अगले साल भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के पूरा कहानी नहीं मैंने बनानी। आगे आइंदा मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। आपको पहुंच जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। दूसरी स्टेज कौन सी थी? 50-50 के कंपनी चल रही है लेकिन मसले मसाइल भी है। अगर कंपनी निमट गई मसले मसाइल से तो ठीक, ना निमट सकी तो गड़बड़, कंपनी बंद हो। इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। क्या कहते हैं? बोले, क्या कहते हैं? बोले, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। क्या कहते हैं मेरे भाई? बोले, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। तीसरा के, ठीक है, एसी की जरूरत तो नहीं है, गर्मी लग रही है ना, एसी ऑन कीजिए, एसी ऑन करिए, 16 पे करें।
ये भी कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो ना क्लास में किसी भी किस्म की, भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी है आप सबकी। कोई भी प्रॉब्लम आपको तो आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रही है, आप भाई के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। चुप करके बर्दाश्त ना करते रहा करें, वो लर्निंग कंप्रोमाइज होती है। अच्छा, तो दूसरा फेज क्या था? गोइंग कंसर्न, अप्रोप्रिएट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। तीसरा केस क्या है कि प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गई, अब कंफर्म हो गया, कंपनी बंद हो जानी है। इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। ये हमारे ऑडिट में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़े बड़े एरियाज में से, बल्कि जो सबसे मुश्किल वाले एरियाज होते हैं ना, प्रैक्टिकली एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तो हमें पता क्या करना है, उनमें से एक ये गोइंग कंसर्न का है। क्योंकि इसमें ना ये मुश्किल क्यों है, गैस कर सकता है कोई स्टूडेंट? प्रैक्टिकली ये मुश्किल क्यों समझा जाता है? क्योंकि इसमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये असेसमेंट कि इन तीन में से कंपनी किस स्टेज पे है, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट वाली स्टेज पे, मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली स्टेज पे, कि नॉट एप्रोप्रिएट पे, ये असेसमेंट किसने करनी है? गलत। जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, पहले असेसमेंट उसने करनी है। हमने तो ये देखना है कि असेसमेंट ठीक की है कि नहीं, असेसमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीजें लिखी है कि नहीं लिखी। ठीक है, तो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है क्या, टू असेस एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अभी रिसेंट अटेम्प्ट जिसका भी रिजल्ट आना है, उसमें भी उसने कंसेप्ट टेस्ट किया। उसमें हमने ये, तो जब कभी गोइंग कंसर्न का लफ्ज आ जाए ना, आपके जहन में तीन अल्फाज और आने चाहिए, एप्रोप्रिएट, मटेरियल अनसर्टेनिटी, नॉट एप्रोप्रिएट। जब कभी आइंदा गोइंग कंसर्न का लफ्ज कहीं पे आए आपके जहन में, उसके बाद फौरन क्लिक हो और तीन अल्फाज रोशन हो जाए। कौन से तीन अल्फाज? एप्रोप्रिएट, मटेरियल अनसर्टेनिटी, नॉट एप्रोप्रिएट। ठीक है, एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट कंटिन्यूएशन में, फ्लो में आता है, लेकिन लॉजिकल कंसेप्ट की तरतीब में फिर नहीं बैठता। पहले एप्रोप्रिएट है, फिर अनसर्टेनिटी है, फिर नॉट एप्रोप्रिएट है। ठीक है, मोस्ट फेवरेट टू लीस्ट फेवरेट सिचुएशन। तो ये समझ आ गया कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि एंटिटी की एबिलिटी को असेस करे, लेकिन ऑडिटर की भी जिम्मेदारी है क्या, कि मैनेजमेंट ने ठीक असेसमेंट किया कि नहीं, और उस असेसमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीजें इंक्लूड की है कि नहीं। क्योंकि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी हो तो कुछ चीजें इंक्लूड करनी होती है, अगर गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट हो तो कुछ और चीजें, हाँ, सारा करंट होता है, ये बताया था मैंने। अगर अनसर्टेनिटी हो ना गोइंग कंसर्न की, तो डिस्क्लोजर में सिर्फ लिख देते हैं, ये मसला है, डिस्क्लोजर देते हैं, डिस्क्लोजर नोट्स टू द अकाउंट्स में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर नॉट एप्रोप्रिएट हो ना गोइंग कंसर्न, तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उलट पलट हो जाती हैं। उलट पलट से मुराद वो सारे नॉन करंट में आ जाते हैं, क्योंकि 12 महीनों के अंदर खत्म हो जाए। और अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट हो, फिर कुछ नहीं करना, फिर ना डिस्क्लोजर में कुछ चेंज करना है, ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में कुछ चेंज करना। गोइंग कंसर्न का लफ्ज आया फौरन, कौन कौन से? एप्रोप्रिएट, मटेरियल अनसर्टेनिटी, नॉट एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट है कुछ भी नहीं करना, ना डिस्क्लोजर में, ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो डिस्क्लोजर में एक्सप्लेन करना, और नॉट एप्रोप्रिएट है तो सारी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी। यानी एक जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो क्या, सारे के सारे नॉन करंट एसेट और लायबिलिटीज करंट बच जाता है, क्योंकि अगले 12 महीनों के अंदर कंपनी एंड हो जाएगी। इसके क्या कोई सर्टेन आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स गिवन है? इसका जवाब है यस, गिवन है। अब कहां गिवन है? इसी चैप्टर में गिवन है, लेकिन वो भी नहीं आपको बताना कि वो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 6 में है। ये अभी नहीं बताना, कहीं आप इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को छोड़ के 6 पढ़ना शुरू कर दें, ये नहीं बताना। फैक्टर है जिससे पता चलेगा हमें। दूसरा स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा इसमें कि सर ये लिखा है दिस सेक्शन शैल आल्सो आइडेंटिफाई रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दो चाबी गवर्नेंस फॉर ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। जापान में एक रेलवे रियल इंसिडेंट, दोनों इंसिडेंट रियल है। रेलगाड़ी ट्रेन चंद मिनट लेट हो गई, वजीर रेलवे ने इस्तीफा दे दिया कि ये मेरा फॉल्ट है। मुझे बताइए क्यों? वो तो अपने ऑफिस में बैठा था, फॉल्ट तो वो जो चला रहा होगा उसका होगा ना, वो चाय पीने में उसको देर हो गई होगी। सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग करना उसकी जिम्मेदारी थी। अगर उसकी जिम्मेदारी, अगर वो मॉनिटरिंग सही नहीं कर सकता तो फिर उसकी जरूरत क्या है? फिर ड्राइवर ही ड्राइवर काफी है कंपनी चलाने के लिए, और किसी बंदे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या रेलवे में ड्राइवर के अलावा लोगों की भी जरूरत है? मॉनिटरिंग के लिए, सुपरविजन के लिए कंपनी के अंदर भी जरूरत होती है। एक और इंसिडेंट सुना, एक और मुल्क का वाकया, ये जापान का नहीं है। उसमें 2 ट्रेन की एक दूसरे के साथ टक्कर हो गई, बहुत से लोग मर गए। जब वजीर रेलवे से कहा कि आप इस्तीफा दे दे, उसने कहा मैं थोड़ी चला रहा था। ये भी अच्छा सच्चा वाकया बात है, मैं थोड़ी, एथिक्स का लेवल है ना, हर कंट्री का डिफरेंट होता है। तो बताइए क्या उनके पास जिम्मेदारी आयद होती है कि नहीं? क्योंकि मैनेजमेंट यही तो काम था। अगर वो सही काम नहीं करें तो नीचे भी सही लोग। याद रखिएगा, जिस चीज की मॉनिटरिंग छोड़ दें वो तबाह हो जाती है, पक्की बात है। जिस ऑडिट में रूल है
जिस चीज की आप मॉनिटरिंग या कंट्रोल या उसको चेक करना छोड़ देंगे ना, आपके जूनियर वो काम करना छोड़ देंगे। सीनियर जिस चीज को चेक करना छोड़ देगा, जूनियर वो काम करना छोड़ देंगे। कंफर्म है। अच्छा, कब छोड़ेंगे इसमें फर्क है, हो सकता है अगले हफ्ते छोड़ दें, हो सकता है महीने बाद छोड़ें, ये कंफर्म है छोड़ देंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट काम कर रही है, क्या वो सही काम कर रही है कि नहीं, निगरानी के लिए कोई और लेयर भी होनी चाहिए। वो कौन सी है, 2-7 विद गवर्नेंस। तो हालांकि असल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ट्रेन चलानी मैनेजमेंट ने है कंपनी की, लेकिन जो उसकी ओवरसाइट करनी है, निगरानी करनी है सारे प्रोसेस की, ये किसने करनी है, डायरेक्टर्स ने। इसलिए अगर कभी सही काम मैनेजमेंट ने ना किया, मैनेजमेंट को तो सजा, मैनेजमेंट तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, 2-7 गवर्नेंस भी रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हुई है बात, ये 2-7 गवर्नेंस की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरसाइट। ओवरसाइट क्या होता है, निगरानी करना, जिम्मेदारी निगरानी करने की। क्लियर जी। ये जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था मुझे बताइए, क्लियर हो गया आपको हाइब्रिड क्लास में, शाबाश। ये जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था हाइब्रिड क्लास में, जरा मुझे क्लियर कीजिए, आपको जवाब मिल गया, क्लियर हो गया। क्या यार ये माइक किधर, ये बंदा ही कोई नहीं इधर, दूसरा स्टूडेंट जवाब कर। दूसरी क्लास में सर चेक कर रहे ना मेरे भाई, मैंने थोड़ी चेक करना है, चेक कर लिया मेरे भाई जी। हाँ चलिए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, शाबाश जी जी। थोड़ा सा ऊंची बोलेगा मेरे भाई जी जी। अच्छा अच्छा, देखिए इसकी जो डिटेल है ना गोइंग कंसर्न की, जितना मैंने आपको बता दिया इतना भी समझ लग गई, काफी है। इससे आगे जो भी कंसेप्ट आपका है ना, वो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 में पढ़ेंगे, इससे आगे आपने नहीं सोचना। गोइंग कंसर्न के अलावा कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए, आगे चलते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्लियर हो गया। अच्छा, मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि रिपोर्ट के अंदर आप पूरा पैराग्राफ इसका याद करें, नहीं, लेकिन ये जो बुलेट्स हैं सिर्फ ये याद कर सकते हैं ना, मेन पॉइंट्स, कि अगर कभी पूछे, जैसा उसने एंड में अगर आपने असाइनमेंट किया तो पूछा है कि मुझे इसमें बताओ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ फॉर्म में बताएं, नहीं, क्या करें, बुलेट पॉइंट्स में कर दीजिए। क्लियर है जी, आगे चलते हैं हम। अच्छा, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गया। अगर लोकल रेगुलेटर ने भी कुछ जिम्मेदारियां लगाई हैं तो हमारी रिपोर्ट के 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा सबके लिए, कौन सा हिस्सा सबके लिए है, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एक हिस्सा सिर्फ एससीसीपी के लिए, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है जी। अच्छा, ये 4 ओपिनियन याद कर लिए आपने, ये 4 याद कर लिए हैं, इनको याद कर लीजिए कि ये कौन कौन से एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड वाला, इनको याद कर लें। कभी कभी पूछ लेता है, केस स्टडी में सबसे ज्यादा ये यूज होगा पहला, और कभी कभी 4th वाला, ज़कात वाला, नहीं 2 और 3 नहीं, अमूमी तौर पर रिप्रोडक्शन होते हैं। सिग्नेचर एंड नेम पता है, ISAs कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, फर्म के नाम से भी साइन कर लो, इंडिविजुअल नेम से, पर्सनल नेम से भी, वो से भी। लेकिन पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस चलती है, क्या ऐसा हो सकता है इंटरनेशनल प्रैक्टिस कुछ और पाकिस्तान की प्रैक्टिस कुछ और? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या एंगेजमेंट पार्टनर का नाम रिक्वायर्ड है? ISA कहते हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए एंगेजमेंट पार्टनर का नाम रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान में ICAP कहता है, कमीशन ये कहते हैं कि हर कंपनी में लिख दो, हर कंपनी में नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, अगर हर एक में लिख दो, तो हम क्या करेंगे, पब्लिक में भी, प्राइवेट में भी लिख देंगे, लिस्टेड में भी, अनलिस्टेड में भी लिख देंगे, ठीक है। और फिर ये कहता है कि अनलेस देयर इज, पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट, इसका मतलब क्या है, जान का खतरा हो। तो फिर ये जान का खतरा किससे होगा, कुछ डायरेक्टर से नहीं, मैनेजमेंट से नहीं, और लोगों से हो सकता है, जिससे भी बहरहाल है जान का खतरा है तो नेम ऑफ एंगेजमेंट। लेकिन इस थ्रेट को 2-4 गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर देना है कि भैया हमें जान का खतरा है, इसलिए हम रिपोर्ट के अंदर नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इंक्लूड नहीं कर रहे। उन्हीं से ही खतरा, अमूमी तौर पे उन्हीं से खतरा नहीं होता। एक हॉस्पिटल में जो होता है, मेरा ख्याल है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, बोर्ड ट्रस्टी बोलते हैं उसको, ट्रस्टी बोलते हैं, गवर्नर्स बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर एक डॉक्टर ने, पेशेंट आया, उसका ऑपरेशन किया डॉक्टर ने, और मरीज की हो गई डेथ, लवाहकीन जो है वो बड़े जज्बाती हैं, उन्हें कुछ मरीज के साथ जज्बाती लगाव था, अब वो दंगा फसाद करते हैं, बात ऐसे होता है ना, दंगा फसाद कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है हमें उसका नाम बताइए। क्या ट्रस्टीज को नाम बता देना चाहिए? नहीं देना चाहिए ना। खतरा डॉक्टर को ट्रस्टी से नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं है, किससे है, जो यूजर्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर हैं उनसे। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो अपने बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए नाम डिस्क्लोज नहीं करते, तो वो कहता है जी आपकी भी अगर ऐसी कोई मिलती जुलती सिचुएशन आ जाए ना, डिस्क्लोज ना करें। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इसको जरा पढ़ते हैं थोड़ा फिर से। हालांकि पढ़ा था, कोई बात नहीं, अहम चीज है, अहम चीज बार बार पढ़नी चाहिए, अहम चीज
बार बार पढ़नी चाहिए। कुरान मजीद क्या जिंदगी में एक दफा पढ़ने काफी है? ये अहम चीज है, बार बार पढ़, हर दफा पढ़े तो कुछ नए मफहूम आ जाते हैं जहन में, कंसेप्ट पक्के होते जाते हैं ना। पहले शुरू जीरो कंसेप्ट, फिर ज्यादा से, तो इसी तरह जैसे जैसे आप कंसेप्ट ऑडिट रिवाइज करते जाए, पहले दफा चैप्टर 1 पढ़ा, कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं पढ़ा, फिर जब चैप्टर 2 पढ़ लेंगे, अब चूंकि कंसेप्ट्स आपके ज्यादा हो गए हैं, फिर चैप्टर 1 दोबारा पढ़ेंगे ना, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा ये जो श्योरेंस था ये इधर यूज होना था, ये मिसाल ये, अच्छा। फिर चैप्टर 3 के बाद दोबारा चैप्टर 1 2 रिवाइज करेंगे, अच्छा। फिर चैप्टर 4 के बाद, अच्छा, समझ गए? तो बार बार रिवीजन करनी है, हर हफ्ते रिवीजन करनी है। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे डेट होगी, ये पक्का है? कह रहा डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शुड बी ऑन और आफ्टर द डेट ऑन विच ऑडिटर ऑब्टेन्स। जब ऑडिटर, खबरदार, एविडेंस ऑब्टेन कर लो तो उस दिन डेट, वो डेट आएगी रिपोर्ट में, या उसके बाद वाली 15 तारीख को एविडेंस ऑब्टेन किया है ना, तो 20 की डेट डाल दो चलेगा, 15 की डाल दो चलेगा, 10 की डेट हरगिज नहीं डालनी। ऐसा ना हो रिपोर्ट पहले दे दो और काम या एविडेंस बाद में कर रहे हो। तुम्हारे साथ वही हुआ जो कल बताया था। क्या होगा? लाइसेंस कैंसिल। बजाहिर छोटी सी बात लगती है, वो इन्वेस्टमेंट की थी कंपनी ने, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन की, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की होती है, उसकी वैल्यूएशन करनी होती है। वो रिपोर्ट पहले दे दी, डॉक्यूमेंट्स बाद में। सिर्फ एक एरिया था, ये नहीं कि पूरा ऑडिट कर रहे थे, एक एरिया था उधर के क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में पता चला उसे पार्टनर का लाइसेंस कैंसिल। आप इमेजिन नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी सजा है, कितनी पार्टनर का लाइसेंस, उसका कैरियर तबाह हो गया। अब क्या आप मुझे बताइए, 5 साल तक वो पार्टनर फर्म का रहेगा, उसकी जगह किसी दूसरे को रखेंगे, तो जब इसकी 5 साल पूरी होगी तो दूसरे को घर बेच के इसको दोबारा रख दिया होगा? नहीं, तो क्या होगा भाई, रेपुटेशन भी गई। और हमारा सर्विस सेक्टर में रेपुटेशन सबसे अहम होती है। तो इसीलिए क्या कह रहा है, डेट ऑडिट रिपोर्ट शुड बी जब एविडेंस ऑब्टेन कर लें उसके बाद की रिपोर्ट, इंक्लूडिंग, यानी कौन कौन सा एविडेंस ऑब्टेन करना है, आगे सुन लें। इंक्लूडिंग का मतलब क्या है कि एविडेंस, आप एरियाज की वेरिफिकेशन का एविडेंस तो ले ही लेंगे, उसके अलावा भी सुन लो कौन कौन सा एविडेंस जरूर लेना है। इस वाले के साथ आगे बल्कि ब्रैकेट में लिख दें, ये कंसेप्ट, ब्रैकेट वाला कंसेप्ट, ये चैप्टर 20 में बहुत काम आएगा। इसके साथ ये कंसेप्ट चैप्टर 20 में बहुत काम आएगा कि जब एविडेंस ऑब्टेन करना है ना, तो उस एविडेंस में ये भी शामिल है, यानी ये काम भी करना है रिपोर्ट से पहले। क्या काम करना है रिपोर्ट से पहले? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो डायरेक्टर की तरफ से। ये ना हम सारा ऑडिट करते, रिपोर्ट साइन करते, बाद में कोई नई रिपोर्ट ले। ऐसे हमारे साथ एक दफा हुआ था, क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी, हमने उसके ऊपर ना साइन नहीं करवाए एज अप्रूवल, वेरिफिकेशन वगैरह कर ले, बाद में क्लाइंट ने दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने एडजस्टमेंट निकाले, हम बड़े खुश के डायरेक्टर को दिखाएंगे, ये देखिए आपके मैनेजमेंट ने ये फाइनेंशियल दी थी और ये हमने इतनी बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट्स निकाली हैं। तो जब मिस स्टेटमेंट आती है ना, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते जाते हैं, ये मिस स्टेटमेंट ऐसे, मैनेजमेंट चुप करके नोट करती रही। जब अगले दिन डायरेक्टर के पास जाना था, उससे एक दिन पहले मैनेजमेंट ने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक करके कहा, सर हमारी तरफ से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो वो सारी जो हमारी मिस स्टेटमेंट, हमारी मेहनत थी, किसके क्रेडिट पे गई? तो बहरहाल कोई मसला नहीं, हमें इससे प्रॉब्लम कोई नहीं है, हमें तो इसी से गर्ज है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल शेयर होल्डर के पास है वो ठीक है। हमने कहा ठीक है भाईजान, कोई बात नहीं, आप भी कुछ शाबाश ले लीजिए, जो आपको तमगे मिलने ले लीजिएगा, जो मिलने से आप ले लीजिएगा, तो कोई। लेकिन अहम चीज क्या है, डेट, वो वाली डेट से पहले एविडेंस ऑब्टेन करना है। एविडेंस में 2 चीजें शामिल है लाजमी चैप्टर 20 में। पहली चीज क्या बताइए आपको, कि अप्रूव हो, फिर रिपोर्ट आएगी। अप्रूवल के बगैर रिपोर्ट, ये जिन स्टूडेंट ने कैफ 7 कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है उन्हें पता है कि कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स ने अप्रूव करनी है, और इसमें सीईओ, सीएफओ और अगर लिस्टेड कंपनी नहीं, एक डायरेक्टर, सीईओ और लिस्टेड कंपनी सीएफओ साइन करनी है। ये है अप्रूवल। अप्रूवल होगी तो फिर उसको फाइनल समझा जाएगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट देनी है। एक ये, और दूसरा काम क्या करना है, सब्सीक्वेंट इवेंट्स को देख लेना है। डेट आल्सो इंक्लूड्स दैट ऑडिटर हैज कंसीडर्ड इफेक्ट ऑफ सब्सीक्वेंट इवेंट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप टू। अब टाइम है, अगर आप कहें तो छोटी सी कहानी सुना दूं आपको। सब्सीक्वेंट इवेंट, अच्छा आज अगर आप और कुछ भी ना समझे, घर वाले पूछे आज ऑडिट समझने के लिए भेजा था, क्या समझ गया आपने? 2 अल्फाज बोलने हैं, गोइंग कंसर्न समझ लिया, सब्सीक्वेंट इवेंट समझ लिया, काफी है, आज के लिए काफी है। सब्सीक्वेंट इवेंट की कहानी सुने। 100 साल पहले का जिक्र है। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, याद रखिए वो अगर ऊपर जाती है यानी ग्रो करती है, उसके पीछे भी इंडिविजुअल होते हैं। इन इट सेल्फ कोई भी कंपनी कुछ नहीं, कहा जाता है ना आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ में सिखाया जाता है, असल में बैकएंड पे लीगली आर्टिफिशियल है, प्रैक्टिकली बैकएंड पे कुछ माइंड काम कर रहा था, वो मेहनत कर। हमारा इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की और चीजों का नाम हो या ना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम है। किस वजह से है? क्योंकि जो हमसे पहले हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा काम किया है। कुछ ने गलत हरकतें भी की हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छा काम किया, इस वजह से प्रोफेशन ग्रो किया है, उसकी रेपुटेशन है। ठीक है, तो ये उस वक्त की बात है जब आईएसए आईफैक इतना एक्टिव नहीं होता था। 100 साल पहले ज़ाहिर प्रोफेशन हमारा स्टार्टिंग फेज में था, लेकिन उस वक्त कुछ लोगों के माइंड आज के स्टैंडर्ड से भी आगे सोचते थे। ये मिसाल देना चाह रहा हूं, एक था अकाउंटेंट का बेटा था, आर्थर एंडरसन,
छोटे से उसने अपनी फर्म स्टार्ट की थी इंडिविजुअल ने, और दुनिया की 5 बड़ी फर्म, पूरी दुनिया की जिसे बिग 5 बोलते थे, बिग 5, उसमें से एक कंपनी बनी। अब इमेजिन कीजिए अपनी जिंदगी में ही जीरो से स्टार्ट करके पूरी दुनिया में बिग 5 लेवल तक पहुंचाना आम बात नहीं है, और खासतौर पर ये हमारे प्रोफेशन में, पाकिस्तान का केस नहीं था। हाँ जी। तो उसका नाम था आर्थर एंडरसन। ये मैं आप इस आर्थर एंडरसन ये फर्म थी। इसके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है राइज ऑफ आर्थर एंडरसन, और नेक्स्ट एपिसोड आएगी फॉल ऑफ आर्थर एंडरसन। आज मैं आपको बता रहा हूं राइज ऑफ आर्थर एंडरसन। उस बंदे का एथिक्स का, सोच का, स्टैंडर्ड का लेवल आपने सोचना है, जो आर्थर एंडरसन खुद था, जिसने ये फर्म फाउंडर था। उस वक्त ये IS 10 नहीं होते थे। IS 10 समझ रहे हैं? ये सब्सिक्वेंट इवेंट का स्टैंडर्ड, एडजस्टिंग इवेंट, ये सब्सिक्वेंट इवेंट पर स्टैंडर्ड इतने ज्यादा नहीं थे। उसका क्लाइंट था, उसकी थी 6 शिपिंग कंपनी, 6 शिप्स थी जो कि क्लाइंट की, जो कि सामान कस्टमर का एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। 31 दिसंबर पे 6 की, ये 31 दिसंबर है, 6 की 6 कंपनीज बिल्कुल ठीक अपने अपने सफर पे रवा दवा चल रही हैं। इनकम सारी रिकॉर्ड होगी, बैलेंस शीट, एसेट आगे सारे, ये 6 जहाज, इनकी ये वैल्यू है, फिक्स एसेट है, बस सारे सेट हो गए। रिपोर्ट देनी थी 15 मार्च को। 6 फरवरी को, डेट्स मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, डेट्स खुद से बना रहा हूं। 6 फरवरी को खबर आई एक जहाज समंदर में डूब गया है, एक जहाज समंदर में डूब गया है। जब ये खबर आर्थर एंडरसन को पहुंची, जो ऑडिटर था, उसने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग की कि अब इस इशू को हमें कैसे डील करना है। बताइए, आप बताइए। हमारी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में भी अब ये लिखा है, कोई भी सिग्निफिकेंट इशू ना, बड़ा इशू हो, डायरेक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करो इसको कैसे हैंडल करना है। इसका ये मतलब नहीं है हम हर चीज उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, डिटेल प्रोसीजर हम छुपा के रखते हैं, अनप्रेडिक्टेबल रखते हैं, लेकिन जो ब्रॉड लेवल की चीजें होती हैं बड़ी वो डिस्कस करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग। स्कोप का मतलब वो डायरेक्टर के साथ डिस्कस करना, कहीं पे लिखा हुआ है, तो डिस्कस करने में कोई बात नहीं है, बड़ी चीजें, ठीक है, सिग्निफिकेंट मैटर्स। स्कोप का मतलब क्या है कि हम किस चीज की वेरिफिकेशन करेंगे, टाइमिंग का मतलब क्या है, ऑडिट शुरू कब करेंगे, खत्म कब करेंगे, कितना टाइम लेंगे हम। इसके अलावा आसपास टीम की कंपोजिशन भी शेयर करते हैं हम, कि हमारे कितने लोग होंगे जो ऑडिट टीम का हिस्सा होंगे। क्लाइंट ने उनकी अरेंजमेंट करनी होती है, खाना पीना, ऑफिस वगैरह। तो ये ब्रॉड लेवल की चीजें, बड़ी चीजें डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना तरीका का प्रोसीजर शेयर नहीं करते हो। वो डायरेक्टर के साथ बोर्ड मीटिंग में बैठ गया, कहने का अब क्या करना है। डायरेक्टर ने कहा सर करना क्या है, ये इवेंट हुआ है नेक्स्ट ईयर में, तो इसको नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड कर लेंगे, डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे, बहरी जहाज की जो नुकसान हुआ वो रिकॉर्ड करेंगे। इस साल तो 31 दिसंबर तक ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ था, इसलिए इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नो इम्पैक्ट। आर्थर एंडरसन ने कहा यह इवेंट बेशक इस साल नहीं हुआ, एग्रीड, इसे इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्पोजल की एंट्री भी नहीं आनी चाहिए, एग्रीड, लेकिन यूजर्स को इस बारे में कुछ भी ना बताया जाए, डिसएग्रीड। यूजर को हर वो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। अब चूंकि अगर यूजर आपका शेयर खरीद लेता है, उसे ये नहीं पता चला अगले जहाज डूब चुका है, तो अगले साल जब लॉस रिकॉर्ड करेंगे, शेयर प्राइस डाउन जाएगी, वो यूजर तो अनजाने में मारा जाएगा। तो यूजर के पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, यूजर का राइट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा अच्छा आज के स्टैंडर्ड में ये रिक्वायरमेंट है कि इस तरह का इवेंट होना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दो, आज के स्टैंडर्ड में है, उस वक्त नहीं थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा जब एक चीज स्टैंडर्ड में रिक्वायर नहीं है, समझ सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको तो कंपनी डूबती नजर आ रही थी कि शेयर होल्डर भाग जाएंगे, इतना बड़ा लॉस था। इसमें सिर्फ फिक्स एसेट का लॉस नहीं था, वो जिन कस्टमर का सामान था ना वो डूब गया, वो कस्टमर ने भी लीगल केस डाल देने थे। अच्छा खासा इवेंट था, लेकिन वो चाह रहे थे जितना आसान से गुजर जाए उतना बेहतर है। डायरेक्टर ने कहा जब फ्रेमवर्क रिक्वायर नहीं करता, नॉन लॉ रिक्वायर करता है कि ये चीज इंक्लूड होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपको क्या मसला है, आप इसको इंक्लूड कर दें, इंक्लूड ना कीजिए, रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको क्या मसला है, रहने दे, जाने दे। आर्थर एंडरसन ने कहा मैं जाने तो देता, लेकिन आपका फ्रेमवर्क है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, जो मुझे इस बात की इजाजत देता है कि अगर मैं समझूं फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए कोई एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ सकता है तो दिया जा सकता है, और मेरे ख्याल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन अचीव ही तब करेंगी जब ये बात डिस्क्लोज होगी, वरना फेयर प्रेजेंटेशन नहीं होगी। दोनों में डिस्प्यूट अराइज हो गया। उन्होंने कहा डायरेक्टर्स ने, अगर आप हमारी बात नहीं मानते ना, डिस्क्लोजर्स पे इंसिस्ट करते हैं, इस साल तो आप अपनी मर्जी कर लीजिए, अगले साल हम अपने शेयर होल्डर वगैरह के साथ मिलकर कैंपेन चला के आपको रिमूव कर देंगे, आप हमारे ऑडिटर नहीं रहेंगे, आइंदा कभी आपको ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे। अब आर्थर, वो बड़ा क्लाइंट था, आर्थर एंडरसन का जवाब सुनिए। उसने कहा आप बाद में मुझे रिमूव करेंगे, मैं अभी रिजाइन करता हूं। उसने रिजाइन किया और फिर उसके बाद कम्युनिकेट कर, अच्छा सॉरी, उसने ये कहा कि आप बाद में ये करेंगे, मैं अभी रिजाइन कर दूंगा, रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। जब उसको इतना पक्का देखा ना, इतना पक्का देखा, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान गए कि ठीक है आप इसको इंक्लूड कर ले। वो धमकी देते हैं हमारा, लेकिन उन्हें भी पता होता है कि जब ये पता चलेगा ना कि ऑडिटर रिजाइन कर गया है तो हमारे खिलाफ बहुत सी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। इस केस में उसने रिजाइन की धमकी दी थी, किया नहीं था, वो रिजाइन किसी और केस में किया था, वो आपको फिर कभी सुनाऊंगा, वो कोई और केस। तो नहीं आज सारे भाई कंसेप्ट आएगा फिर, तो मान गए। अच्छा ये है जब ऑडिटर पक्का हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए आपके ख्याल में, आपसे अपनी आपकी जजमेंट पूछता हूं, ये इवेंट ईयर एंड के बाद हुआ था, आपके ख्याल में ये अगले साल की ट्रांजैक्शन इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आनी चाहिए कि नहीं?
यानी रिकॉर्ड नहीं हो रही। वो तो मैं भी एग्री करता हूं भाई, 2024 की ट्रांजैक्शन 2024 में आएगी, 25 की 25 में आएगी। रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, उसका जिक्र होना चाहिए कि नहीं, यानी डिस्क्लोज होना चाहिए कि नहीं। एग्री करते हैं? हाँ, अगर यूजर्स के लिए अहम है उसे डिस्क्लोज होना चाहिए। तो देखें, अब याद रखिएगा सूल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इस साल की ट्रांजैक्शन है ना, वो तो इस साल की ट्रांजैक्शन है, वो तो आनी चाहिए, उसके ऊपर तो कोई अगली बात ही नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात नेक्स्ट ईयर की कुछ ट्रांजैक्शन जो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस साल के यूजर्स के लिए जानना जरूरी हो, वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर सकते हैं। या मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, इंक्लूड कर सकते। अगले साल के ट्रांजैक्शन अगर अहम हो, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन को जो अगले साल की होती हैं लेकिन इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड की जाती है, इन्हें कहते हैं सब्सीक्वेंट इवेंट। सब्सीक्वेंट इवेंट किस चीज का नाम है? अगले साल, यानी हमारा जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं उससे अगले साल की ट्रांजैक्शंस या इवेंट जो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। और क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वो यूजर्स के लिए जानना जरूरी है। ये शिप वाली एग्जांपल, जब कभी सब्सीक्वेंट इवेंट आए ना, शिप वाली एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, इससे आपको सब्सीक्वेंट इवेंट की रीजन समझने में हेल्प मिलेगी। तो अब मुझे बताइए, क्या ऑडिटर को ईयर एंड के बाद सब्सीक्वेंट इवेंट पे भी नजर मार लेनी चाहिए कि अगले साल में से कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होना चाहिए? ऐसा तो नहीं एयरलाइन है उसका जहाज कहीं क्रैश हो गया अगले साल, तो बताइए अगले साल क्रैश हो गया, भाई क्या है ना, वही केस थोड़ी देगा, बदल के देगा, अब की बार वो जहाज क्रैश करवा देता है, तो क्या उसका उसे सब्सीक्वेंट इवेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। इस दफा उसने हेलीकॉप्टर का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया था ये इस अटेम्प्ट में, ये जिसका भी रिजल्ट आना है। हेलीकॉप्टर का पोल्यूशन बहुत ज्यादा, नॉइज बहुत ज्यादा, नींद नहीं आती हमें। जब ये हेलीकॉप्टर हमारे हवाई अड्डे पे उतरता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाती है, नींद नहीं आती। तो सब्सीक्वेंट इवेंट समझ आ गया आपको? सब्सीक्वेंट इवेंट क्या है? अब आपके बाद आज के बाद कोई आपसे पूछे सब्सीक्वेंट इवेंट क्या है, आपने क्या कहना है? अगले साल के वो इवेंट जो यूजर्स के लिए अहम है, इस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होने चाहिए, इंक्लूड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सब्सीक्वेंट इवेंट। तो अब मुझे खुद बताइए, आपसे अब यहाँ इतनी डिस्कशन कर लिया तो थोड़ा एग्जाम लेवल तक, थोड़ा सा और आगे चल के एग्जाम लेवल तक मुझे, अगर मैनेजमेंट ने सब्सीक्वेंट इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया तो बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं कि मिसस्टेटेड है? मिसस्टेटेड। शाबाश, ये हम एग्जाम लेवल के कंसेप्ट तक पहुंच गए। तो अब कह रहा है डेट, ऑडिट रिपोर्ट की डेट का मतलब ये है कि ऑडिटर ने इस डेट तक सब्सीक्वेंट इवेंट देखे हैं, इसके बाद वाले सब्सीक्वेंट इवेंट तो क़यामत तक सब्सीक्वेंट इवेंट है। वो क्या अब 2024 जब खत्म होगा उसके बाद 2832 भी आ गया ना, वो 24 के बाद वाला तो सब्सीक्वेंट ही होगा, तो उसका कहीं पे ब्रेक तो लगनी चाहिए ना सब्सीक्वेंट इवेंट की, कि इस दिन तक देखने हैं, तो वो ब्रेक कहां पे आगे लगती है? कट ऑफ डेट क्या होती है? ऑडिट रिपोर्ट की। समझ गए? अब वही ऑडिट रिपोर्ट भी वही होती है। ऑथराइजेशन पढ़ा? जो स्टूडेंट्स ऑथराइजेशन का लफ्ज़ बोल रहे हैं, अकाउंटिंग में टॉपिक पढ़ा है? नहीं, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा ये? कितने R2 में पढ़ता, सबने R2 थोड़ी पढ़ी होगी। मैं ऐसे ही कर रहा था, मुझे पहले बता देते। नहीं, लेकिन क्लास में कोई एक स्टूडेंट तो ऐसा होगा जिसने R2 नहीं पढ़ी। पढ़ रहा हूं सर। हाँ, ये इसी को समझाने के लिए। बल्कि क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जो FR1 पढ़ रहा है अभी, ऐसा भी होगा। नहीं, जिसने है कि ऐसा जो FR1 और ऑडिट इकट्ठा रखा हो, कोई एक तो होगा। है चले, ये उनके लिए, उसके लिए था। बात चले, भाभी साहब, भाई ये बात समझ आ गई? सब्सीक्वेंट इवेंट आज घर वाले पूछेंगे क्या सीख के आए हो, और ये दोहराना है, उनको बताना है, छोटे भाई को समझाना है गोइंग कंसर्न क्या होता है और सब्सीक्वेंट आज क्या करना है। कोई आज आपका टारगेट ये है, कोई ऐसा बंदा पकड़े जो जिसने ये ऑडिट ना पढ़ा हो, ना पढ़ता हो, उसको आपने समझाना है गोइंग कंसर्न क्या है और सब्सीक्वेंट क्या है। समझा पाए तो इसका मतलब इसके ऊपर आपकी ग्रिप है। एग्रीड? आगे एड्रेस बाकी। अच्छा, एडिशनल एलिमेंट्स क्या मतलब? जो रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देते हैं। ये रूटीन के नहीं होते, ये स्पेशल एलिमेंट होते हैं। ये ऊपर वाले एलिमेंट वो एलिमेंट है जो हर रिपोर्ट में आएंगे, अब ये वाले एलिमेंट कभी आएंगे? कभी नहीं आएंगे। और ये सारे एलिमेंट याद रखें इंडिपेंडेंट है, क्या कहते थे इसको? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, यानी अलग-अलग डिसीजन होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कि ये रूल नहीं है कि एक आएगा तो दूसरा भी आएगा, या एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। नहीं, हर एक का अलग-अलग डिसीजन करना है। हो सकता है किसी रिपोर्ट में इनमें से कोई भी ना हो सकता है किसी रिपोर्ट में इनमें से कोई सा एक हो सकता है किसी ऑडिट रिपोर्ट में कोई से दो हो सकता है किसी ऑडिट रिपोर्ट में से कोई से 3 हो सकता है किसी ऑडिट रिपोर्ट में। वो क्या है? नाम, बरकत के लिए नाम पढ़ लेते हैं। मॉडिफाइड ओपिनियन एंड बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन ये आएगा पैराग्राफ। ये कब आएगा? जब कोई मिस स्टेटमेंट होगी और स्कोप लिमिटेशन होगी। क्या होगी? ये स्कोप लिमिटेशन क्या है आगे पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। चला, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ज्यादा दूर नहीं, कल परसों तक पढ़ देंगे हम। मॉडिफाइड ओपिनियन। दूसरा स्पेशल पैराग्राफ कौन सा है जो कभी आता कभी नहीं आता? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। अभी आपको पता चल गया वैसे, अंदाजा हल्का हल्का अंदाजा हो गया आपको। कब आएगा? 50-50 वाला। ये चीज
एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ इफ रेलिवेंट, इसका हाँ लर्निंग, इसका मतलब है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में कोई उसने लिस्ट दी होगी, अगर उस लिस्ट वाली कोई भी चीज हमारे ऑडिट में आ गई, हमने एमसीएस मैटर पैराग्राफ डाल देना। इफ रेलिवेंट का मतलब ये है। अदर मैटर पैराग्राफ इफ रेलिवेंट, हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन इफ रेलिवेंट का मतलब यह है कि इसकी कोई लिस्ट होगी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में, लिस्ट होगी, उस लिस्ट में से कोई एक चीज भी अगर आ गई हमारे ऑडिट में, हमने अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है। एग्रीड? चलिए, ये थे हमारे कुछ स्पेशल एलिमेंट, एडिशनल एलिमेंट। कौन कौन से एडिशनल एलिमेंट? मॉडिफाइड ओपिनियन एंड बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, एमसीएस ऑफ मैटर, अदर। इसे खास तौर पे अलग कैटेगरी क्यों बनाया है इन पैराग्राफ की? ये कभी आएंगे कभी, और इनको अभी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इनको तफसील से अलग अलग पढ़ाना है। एक पूरा लेक्चर लगेगा हमारा मॉडिफाइड ओपिनियन में, एक पूरा लेक्चर लगेगा हमारा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न में, एक पूरा लेक्चर लगेगा एमसीएस ऑफ मैटर में, एक पूरा लेक्चर लगेगा अदर मैटर में। यानी आज नहीं पढ़ा रहा, इसका ये मतलब नहीं है जान छुड़ा रहा हूं, इसका ये मतलब है कि आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में। लेकिन नाम के साथ कंफर्टेबल हो गए आप? चलिए आइए अब आपके क्वेश्चंस देखते हैं, डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन 1, द डेट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, व्हाट डेट शुड द ऑडिटर पुट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? कौन सी डेट इंक्लूड होनी चाहिए? अभी बड़ा ऑन और आफ्टर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए तो उस दिन या उसके बाद, और ये उस दिन भी उसके बाद भी चलेगा। बात बात हम जानबूझ के रिपोर्ट सारा काम मुकम्मल होता है, एविडेंस रिपोर्ट दबा के बैठ जाते हैं, क्लाइंट की नहीं देते फीस या कोई और होता है हमारी आदत। स्टैट्यूटरी ऑडिट हो ना तो उसमें रिपोर्ट दे देते हैं क्योंकि लीगल है, नॉन स्टैट्यूटरी तो बाद औकात रिपोर्ट दबा भी ले देंगे, वो प्रैक्टिस में सीखेंगे क्यों दबाते हैं और क्या मसले बात। तो ऑन और आफ्टर उसने दोनों बोले। और ये रिप्रेजेंट क्या करती है कि ऑडिटर इस डेट तक सब्सिक्वेंट इवेंट्स को चेक किया है, और अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिल जाए जो अहम है तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करवाएगा। क्वेश्चन 2, द ऑडिटर इज, एक मिनट है, इसका तो मैंने ये छोटा फॉन्ट साइज था, इसको अलग डॉक्यूमेंट बनाया था मैंने। हाँ ये अलग है ना, ये तो हो गया। इसके बाद आगे सेकंड क्वेश्चन, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू एन ऑडिट रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द ऑडिट। अच्छा, मैंने आपको बताया अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी समझ आ जाए ना क्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब है आधा आपको सब्जेक्ट आता है। विच, तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू ऑडिट रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द ऑडिट विच सेट्स आउट हिज ओपिनियन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो एट द एंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है कि स्टार्ट में करता है? वो टेस्ट में आपने देखा ना, उसने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कहता है स्टार्ट रिपोर्ट इशू कर देंगे, स्टार्ट में स्टार्ट में थोड़ी होता है, रिपोर्ट तो एंड में इशू होती है, और उस रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन भी होता है, ओपिनियन भी होता है। एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी। Can I narrate the matters that should be contained in the statement of auditor responsibility as included in audit report issued under? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये ISA 700 है ना, इसके ऊपर काट दे, कांटा मार दे, कांटा मार दे इसके ऊपर। बताता हूं क्या फायदा कांटा मारना, पता ना चले लिखा क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, पता ना चले, ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ के देखें, आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है क्या पूछ रहा है? Narrate the matter that should be contained in the statement of auditor responsibility as included in an auditor report. समझ आ रहा है? ऑडिटर रिपोर्ट के लिख देंगे। अगर ISA 700 लिखा हो या ना लिखा हो, बताना ये चाह रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर हर ISA के नंबर भी हैं, वो ICAP की बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक में नंबर नहीं लिखा हुआ, क्या हमने वो याद करने हैं? नहीं। आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, हर डेफिनेशन का सेक्शन होता है, याद करते हैं? कभी आज तक पूछा उसने? और पूछे भी कि इस सेक्शन के मुताबिक टैक्स ईयर की डेफिनेशन बताओ, तो आपको पता है टैक्स ईयर की डेफिनेशन बताओ, छापना है। सेम कंसेप्ट इधर है। एहतियातन मैंने ना हर चैप्टर जो स्टैंडर्ड है वो शुरू में लिख दिया हुआ है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में अगर आप देखेंगे ना, लेकिन आपने याद हरगिज नहीं करना, खप जाएंगे आप याद करते हुए, रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो बताना ये चाह रहा था, अभी तक पिछले कोई 35 सालों के पेपर मैंने देखे, उसमें 35 सालों में 3 क्वेश्चन में उसने स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया है। 35 सालों में 70 तकरीबन होते हैं पेपर। हाँ 35 मेरे पास 97 से, 1 मिनट आ जाओ, ऊपर नीचे हो गया, 97 से 35 नहीं हुए, 97 से पेपर हैं, 97 98 4 वो हो गए, 28 साल, 28 सालों में 3 दफा 3 सवालों में सिर्फ उसने, कितने सवाल होंगे, 28 साल इंटू 2 टाइम्स 56, उसने ISA का रेफरेंस यूज किया है। और उसमें भी अगर रेफरेंस को आप क्रॉस भी कर देना, पता चल जाता है क्या पूछ रहा है। तो इसलिए हम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कोई करना चाहे, एक्स्ट्रा काम करना चाहता है, देखिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, और अगर कोई पूछे एक्स्ट्रा काम कर लें, वो कहता है मर्जी तुम्हारी, एक्स्ट्रा काम करने से नहीं रोकते, एक्स्ट्रा करना है काम कर लें, स्टैंडर्ड याद करके रिक्वायर्ड नहीं है। रिस्पांसिबिलिटी लिख देंगे क्या है, क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी है?
एक मिनट है, ये सैंपल केस, 2 स्टूडेंट उठाऊंगा, अगर जवाब दे दिया मतलब सब सारी क्लास ने जवाब दे दिया। पहले स्टूडेंट जी बताइए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या नहीं, रहने दे, क्या रमजान है, क्या मतलब है, क्या करने लगा रमजान है, खुदा का लेकिन कंसेप्ट है, दिल कर रहा है, बता दो जल्दी से। आपने लतीफा सुना होगा लेकिन फिर भी टाइम जाया करना हो तो सुना हुआ लतीफा दोबारा सुनने में क्या बात है, कोई बात नहीं। किसी खातून की नजर कमजोर थी, सहेलियां उसका मजाक उड़ाते थे, एक दिन उसको गुस्सा आया, उसने कहा आज तो मैं ऐसा प्लान करूंगी कि सबके ऊपर मेरी दूर नजरी की धाक बैठ जाएगी। सबने प्रोग्राम बनाया छांगा मांगा की सैर करने के लिए जाए, मैंने कहा ठीक है, छांगा मांगा की सैर करने के लिए पूरा ग्रुप गया स्कूल की तरफ से। दूर एक दरख्त था, उधर एक सुई जाके छुपो दी, वापिस आके सहेलियों में आगे लड़की, और फिर कहने लगी वो मुझे चमक चमक सी महसूस हो रही है, तुमको नजर आ रहा है? सहेली कहने लगी किधर चमक चमक? वो दरख्त है उसके अंदर सुई लगी हुई है। और कौन सा दरख्त, कौन सी सुई? कहते ठहरो, तुम मुझे समझ रही, मैं झूठ बोल रही, मैं अभी सुई लेके आती हूँ। वो गई उधर से बहुत खुश, सुई निकाली, भागी भागी वापस आई, रास्ते में गाय थी, टक्कर हो गई। तो बताना ये चाह रहा हूं कि जब कभी कंसेप्ट आपने बताने हैं, पहले करीब की गाय देख लेनी है, दूर की सुई बाद में देखनी है। दूर की सुई, मुझे बताइए ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पूछा उसने, इंटरनल कंट्रोल पहले बताना चाहिए कि पहले रीजनेबल एश्योरेंस बताना चाहिए? देखें उसने भी रिपोर्ट में देख लीजिए, पहले उसने करीब की गाय डिस्कस किया कि दूर की सुई? करीब की गाय, ठीक है, तो उसको तरतीब से तो मेरा भाई बताएगा। अब बताइए ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी में कौन कौन सी चीजें डिस्कस होती हैं? रीजनेबल एश्योरेंस, फिर इंटरनल कंट्रोल, फिर काउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा तरतीब, वैसे कंसेप्ट मिलने के लिए मैंने बोला आपको, वरना एग्जाम में आप तरतीब ऊपर नीचे रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जिन स्टूडेंट ने जवाब दिया था बिल्कुल ठीक दिया था, उनका जवाब में गलती कोई नहीं है। ये तो वैसे आपको कंसेप्ट बताना, जैसे कभी कभी पूछू ना कि ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है वो कौन कौन से है। एक स्टूडेंट कहता है सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और दूसरा स्टूडेंट कहता है सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एग्जाम में शायद दोनों को पूरे नंबर मिलेंगे, मैं एक को जॉब पे रखूंगा, दूसरे को कहूंगा भाई फारग है तू। क्यों बोला? एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए तरतीब जरूरी नहीं है, लेकिन जब बच्चा कंसेप्ट बता रहा होता है ना तो उसकी तरतीब उसके अल्फाज से पता चल जाता है इसने तैयारी की है कि नहीं, इसका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे तरतीब ऊपर नीचे करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटर की जो सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी वो क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस। और फिर उसके बाद दूसरी आती है रिस्पांसिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह वगैरह। चलिए पता तो आपको चली गया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? इन रिलेशन टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and the contents thereon under revised and NUISS discuss the appropriateness or otherwise of the following statement। कह रहा है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जो लेटेस्ट आपके आज के स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक बताइए कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। और रसूल याद रखिए, एप्रोप्रिएटनेस और नॉट का मतलब है करेक्ट और रॉन्ग। एप्रोप्रिएट है कि नहीं इसका मतलब क्या है? एप्रोप्रिएट मुश्किल लफ्ज है, क्या पूछ रहा है? करेक्ट है कि रॉन्ग, ये बताना है। और अगर रॉन्ग है कंसेप्ट तो करेक्ट क्या होगा वो भी बताना है। रॉन्ग है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आई कैप की ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा मैं जो कुछ भी आपसे कहूंगा ना आई कैप में ये मसला या वो मसला है या आई कैप की ये चीज अच्छी है, वो मेरा अपना जाती ओपिनियन होगा, ये ध्यान में रखना। जाती ओपिनियन का मतलब है हो सकता है एक्चुअल सिचुएशन ये ना हो सकता है कुछ दूसरे प्रोफेशनल का ख्याल कुछ और हो, प्रोफेशनल का आपस में डिफरेंस ओपिनियन होता है। आई कैप आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को क्लियर नहीं बताता आपको। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता, इवन आपको सच्ची बात बताऊं, रिक्वायरमेंट पढ़ के हमें भी पता नहीं चलता कि ये 2 चीजें लिखनी है कि नहीं लिखनी, क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बता रहा होता। उसमें अगर हम लिखने बैठ जाएं तो फिर मार्क्स थोड़े होते हैं, और अगर ना लिखें तो फिर वो एग्जामिनर कमेंट्स में कहता है स्टूडेंट ने ये नहीं लिखा, और भाई एग्जामिनर तो रिक्वायरमेंट नहीं लिखा, पूछ लेता, वो नहीं कर रहा, गलत कर रहा है मेरे ख्याल में। लेकिन बहरहाल हमने उसके मुताबिक तैयार होना है, हमने उसके मुताबिक तैयार करना, ठीक है। तो इसमें उसने सिर्फ ये कहा डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस और अदरवाइज ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इससे ये तो पता चलता है, हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट है, लेकिन इसे ये क्लियर नहीं होता कि अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो हमने उसको एप्रोप्रिएट बताना है कि क्या होगा, ये क्लियरली नहीं बताया। लेकिन हमने आज के बाद असूल बना लेना है कि जब कभी वो हमसे पूछेगा कि कोई चीज सही है कि गलत, अगर गलत होगी तो हमने उसको बताना है कि सही क्या होगी, ये असूल बना लीजिए, ठीक है। और राइटिंग स्पीड तेज कर लीजिए, जितनी भी आपकी राइटिंग स्पीड है कोशिश करें उसे थोड़ा इंप्रूव करें। पहला, द मैनेजमेंट इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर प्रिपेयर, इसमें ओनली का लफ्ज मुझे कुछ खटका है। मैनेजमेंट इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ, अच्छा आपको पता है गलती एक होती है एरर, एक होती है ओमिशन। एरर क्या है? काम किया गलत किया। ओमिशन क्या है? काम किया ही नहीं। दोनों गलतियां असूल याद रखिएगा, दोनों गलतियां हैं, एरर भी और ओमिशन भी, मिस्टेक दोनों तरह की हो सकती है। कह रहा है मैनेजमेंट इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड फर्स्ट इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमिन द नेसेसिटी टू एनेबल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम टेल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। सही कह रहा है,
सही कह रहा है, नहीं मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है जिम्मेदारी क्या, और इंटरनल कंट्रोल नहीं है जिम्मेदारी क्या, ओनली का मतलब क्या, तो और क्या है, और क्या करे, बिजनेस भी चलाना है उसने, शाबाश, अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी बनानी है उसने, उसने नोट्स भी बनाने हैं भाई। गोइंग कंसर्न असेसमेंट भी पढ़ा नहीं है, गोइंग कंसर्न अभी आज दो ही चीजें आपको सिखाई हैं और वही आप भूल गए। क्या मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी में गोइंग कंसर्न था कि नहीं था, अब वो इधर है कि नहीं है, तो वो बताएं। इस स्टेटमेंट में एरर कोई नहीं था, ओमिशन थी, एरर नहीं था, ओमिशन थी गोइंग कंसर्न की। क्लियर? अच्छा, मेन इशू में क्लास में हमेशा डिस्कशन करते हुए ना, मेन मुद्दा जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी डिटेल आपने सोल्यूशन में देखने हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। बी, reasonable assurance is a high level of assurance and is a guarantee that if audit is conducted in accordance with license, it will always detect a material misstatement whenever it exists. ये गारंटी नहीं है, reasonable assurance है, it is not a guarantee, और ना ही ये हमेशा मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बात का ऐसा भी हो सकता है कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो वो भी डिटेक्ट ना कर पाए, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक कोल्यूजन के जरिए से इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इसमें भी गलती है क्या, ये तो एरर था, एक गारंटी का लफ्ज और एक ऑलवेज का लफ्ज, इससे हमें पता चला ऑडिट ना तो गारंटी है और ना ही आइटम हमेशा मटेरियल मिसस्टेटमेंट को मिलेगा। क्लियर? आगे चल। सी, आइटम ऑब्टेन्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट, सही कह रहा है। इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर, ये भी सही कह रहा है कि कंट्रोल वीक है तो प्रोसीजर ज्यादा। That are appropriate in the circumstances and also for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of entities internal control opinion। एक होती पता था ना हल्की आंच, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वो ऑब्टेन करते हैं हम, फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल वो भी करते हैं, लेकिन इनका मकसद ओपिनियन देना नहीं होता, इनका मकसद क्या है कि रिस्क असेस हो जाए। ये रिस्क असेसमेंट फेज में करते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल किस फेज में करते हैं, रिस्क असेस। तो इनका मकसद क्या होता है, रिस्क असेस कर, ताकि बाद में सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिसाइड किए जा सके कम करने के साथ। इनका मकसद ओपिनियन एक्सप्रेस करना नहीं होता, ठीक है। हम इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑफ तीन काम होते हैं इंटरनल कंट्रोल में, दो करते हैं एक नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, यस। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, यस इफ कंट्रोल आर स्ट्रांग, और ओपिनियन कंट्रोल कभी भी नहीं। सी क्लियर जी? तो हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, बाकी स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते। डी, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इंक्लूडेड विद इन द बॉडी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, हाँ, लेकिन ओमिशन, एरर नहीं है, ओमिशन है, समझ रहे हैं। और अमूमी तौर पे हम एरर को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मिशन को टाइम लगता है, मिशन आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो इसमें विद इन द बॉडी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट के अलावा और क्या ऑप्शन है, पेंडेक्स और वेबसाइट, पेंडेक्स और वेबसाइट। लेकिन सोल्यूशन में सिर्फ पेंडेक्स वेबसाइट नहीं लिखना, वो सोल्यूशन देख लीजिए कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म क्या है। डिस्कशन में तो सिर्फ मैंने आपको वही बताना है मेन। द ऑडिट रिपोर्ट कैन ओनली बी साइंड इन द पर्सनल नेम ऑफ ऑडिटर। एरर है, सॉरी एरर नहीं है भाई, पर्सनल नेम से तो हो सकती है, फर्म नेम से भी हो सकती है, और बोथ भी हो सकती है, एज एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। एफ कह रहा है ये अभी ना करना, ये जब की ऑडिट मैटर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12 कर लो ना फिर करना। एफ अभी, अच्छा कंसेप्ट वही है, पहले उसने याद रखिएगा, ये समझे क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग समझे। इसमें भी आपने स्टेटमेंट पढ़ के उसमें कोई गलत बात हो रही थी वो बतानी थी, एरर या ओमिशन। इस क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट पढ़ के बताना है इसमें कोई एरर या ओमिशन तो नहीं है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एरर्स। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें कंटिन्यूअस पैराग्राफ है और यहां पे 1 2 3 स्टेटमेंट थी। स्टूडेंट्स नॉर्मली कंसेप्ट दोनों में सेम ही है, ढूंढ के देखो कोई गलत चीज बात बता रहा है तो डिस्कस करो। लेकिन अमूमी तौर पे स्टूडेंट इस तरह एबीसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं कि सर हर एक को टिक लगा लग जाता है, इसको यहां से लेके यहां तक देखना, इसको यहां से लेके यहां तक देखना, इसको यहां से, हर एक में कोई ना एक और बेनिफिट मिल जाता है, हर एक में कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी। यहां पे जरूरी नहीं हर सेंटेंस में कोई गड़बड़ हो सकता है किसी सेंटेंस में हो, किसी में। कंसेप्ट सेम है, टेस्टिंग का तरीका का डिफरेंट है कंसेप्ट। और याद रखिए पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नेचर बदल सकती है, असल में आपने यही डिसाइड करना होता है कि ये जो बात कर रहा है ठीक है कि गलत है, ठीक है। बहरहाल कुछ चीजें मेमोराइज भी करनी है। रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एरर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। मुझे बताइए सारी किताब अहम है 400-500, लेकिन 400-500 सफे की किताब एक तरफ और पेपर जो 4 सफों का है वो एक पेपर ज्यादा अहम है। जब पेपर हमारे पास सामने आ जाता है वो ज्यादा अहम हो जाता है किताब से। किताब में हर कंसेप्ट अहम नहीं रहा, सिर्फ वो जो एग्जाम में पूछे, ठीक है। उस क्वेश्चन में भी सारा क्वेश्चन अहम है, लेकिन इस सारे में से अगर 20 लाइंस हैं तो रिक्वायरमेंट वाली जो 2 लाइंस हैं वो ज्यादा अहम है। बताना ये चाह रहा हूं, आप जब पेपर पढ़ते हैं ना हर एक को इक्वल इंपोर्टेंस देते हैं, हर लफ्ज को, हर लाइन को, हर लफ्ज लाइन इक्वल इंपोर्टेंट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ज्यादा अहम है। रिक्वायरमेंट में अगर एक लफ्ज आगे पीछे हो गया ना सोल्यूशन सारा खराब हो जाएगा। मुझे आज तक याद है
मेरा पेपर था, लेकिन आईकॉम मैंने किया, आईकॉम में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। तो लेकिन नहीं, मकसद ये नहीं था, मकसद नहीं। मुझे आज तक याद है, मुझे इवन अपने टीचर्स के नाम नहीं याद। मुझे मैथ में एक दो टीचर के नाम कुछ फेवरेट होते हैं ना, उनके नाम याद होते हैं, बाकी कुछ जो सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा नहीं याद। लेकिन मुझे एक चीज सिर्फ याद है, मैथ में हमारा 50 नंबर का पेपर होता था। उस पेपर में मेरे 42 मार्क्स आए थे, 50 में से 42। 8 नंबर किस चीज के गलत थे वो मुझे आज तक याद है। एक सवाल था कि 3 कंसेक्यूटिव डिजिट्स का सम ये है, वो डिजिट्स मालूम कीजिए। वो बड़ा आसान होता है, x + x + 1 + x + 2 = दिस। x को सॉल्व करना है। मेरे से पता नहीं क्या हुआ, पढ़ा गया 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स का सम ये है, मालूम कीजिए। वो 2 के साथ भी हो जाता है, x + x + 1। मैं 2 के साथ कर आया था, और बाहर आके जब मुझे पता चला, यकीन कीजिए मेरा दिल कर रहा था ये गाड़ी आ रही है ना, इसके सामने लेट जाए। अच्छा, आपका क्या है, जिसको 2 के साथ आता है उसको 3 के साथ नहीं आता होगा, जिसको x + x। लेकिन क्या किया मैंने, क्या नहीं, लेट नहीं गया। फिर आप पूछो सर आप जिंदा बच गए थे? नहीं, मैं स्वर्गवासी हो गया था, ये मेरी आत्मा आई है। तो लेकिन फिर मैंने असूल सीखा। क्या 6 महीने का पढ़ना, देखिए तैयारी पता नहीं मैंने उसे एक चैप्टर की कितनी दफा की होगी, लेकिन मेरे किसी काम नहीं है। सिर्फ किस वजह से, एक 2 को 3 को 2 पढ़ लिया मैंने। आपने ये गलती नहीं करनी, रिक्वायरमेंट को तसल्ली से 2-3 दफा पढ़ें। एक एक लफ्ज रिक्वायरमेंट का, केस का, क्वेश्चन का एक एक लफ्ज समझ आना जरूरी नहीं है। आ जाए तो अच्छी बात है, जरूरी रिक्वायरमेंट का एक एक लफ्ज समझ आना जरूरी है। पूरी किताब करना लाजमी नहीं है, कुछ कंसेप्ट छूट भी जाते हैं, कुछ वीक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट का एक लफ्ज, इसमें देखिए कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एरर। आइडेंटिफाई का मतलब है ढूंढो कहां एरर है। एक्सप्लेन का मतलब क्या है, ये गलत है तो उसको सही करो। एक्सप्लेन करो क्या होना चाहिए था। आइडेंटिफाई द एरर का मतलब क्या, गलती ढूंढो। एक्सप्लेन का मतलब बताओ क्यों गलत है, यानी सही क्या होना चाहिए था, फिर ये बताना है। हर रिक्वायरमेंट को समझना है, खासतौर पे केस स्टडीज की। ये आपकी अगली केस स्टडी है, और ये एग्जाम लेवल की केस स्टडी अब शुरू हुई है आपकी। हाँ, यहां से अब बताइए एक्सट्रैक्ट। अच्छा, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब है पूरी रिपोर्ट ही है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है उसमें से रेलेवेंट पोर्शन निकाल के दिया, बाकी चीजें ना ढूंढना। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑडिट जूनियर इज गिवन बिलो। ऑडिट जूनियर से मुझे पता चल गया, जूनियर के हाथ लग गए है ना कुछ जरासीम आगे होंगे। ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी हेडिंग है, कोई प्रॉब्लम है? अपनी रिपोर्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया देखें, उसमें हेडिंग क्या, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी है। ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हेडिंग में भी गलती हो सकती है भैया। ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये वो वाहिद डॉक्यूमेंट है जो सारी दुनिया के सामने जाएगी। इसमें एक एक चीज ठीक होना जरूरी है, इसमें एक एक चीज ठीक होना जरूरी है। पहली गलती हेडिंग ठीक नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं सोल्यूशन नहीं याद करके हो सकता सोल्यूशन में हो या ना हो, लेकिन अगर नहीं भी है ना तो फिर ये करेक्शन होना चाहिए। दूसरा, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल। अच्छा, ऑफ, ऑन, एज वगैरह की गलती नहीं निकालनी, स्पेलिंग मिस्टेक की गलती, कंसेप्चुअल गलती निकालनी है, जो टेक्निकली चीजें होंगी। एंड ऑडिट आल्सो इंक्लूड एग्जामिनिंग ऑन टेस्ट बेसिस। ये टेस्ट बेसिस अगर मिसिंग होता ना, मैं गारंटी के साथ, तकरीबन गारंटी 100 में से सिर्फ 10 स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर पाते ये टेस्ट बेसिस मिसिंग है, वरना चलते चलते कहता ना ऑन एन ऑडिट इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस ऑफ रेलेवेंट अमाउंट, तो कोई नहीं आइडेंटिफाई कर पाता। ओमिशन आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल है। अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अच्छा, इट आल्सो इंक्लूड्स एन असेसमेंट ऑफ ऑल द एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स मेड। ऑल या सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, मोस्ट, नॉट ऑल, मोस्ट या सिग्निफिकेंट इसको बोलते हैं। ये भी गलती हो गई। Estimate judgments made by directors in preparation of financial statement and of whether the accounting policies are appropriate to the company's circumstances, consistently applied and adequately disclosed। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये ठीक लग रहा है। इसमें कोई कंसेप्चुअल एरर नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई भी होना चाहिए, डिस्क्लोज भी होना चाहिए, और डायरेक्टर नहीं करने हैं, हमने थोड़े करने हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कह रहे हैं, we planned and performed our audit so as to obtain as much information and explanation as possible given the time available for audit। हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट लेते हैं कि जितना टाइम अवेलेबल हो, सफिशिएंट। तो टाइम अवेलेबल के लिहाज से प्रोसीजर नहीं, हमने काम नहीं डिसाइड करते। वी कंफर्म दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम रियल मिसस्टेटमेंट। हम कंफर्म करते हैं, क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। कंफर्म तो नहीं करते, गारंटी नहीं देते। ये जो इस तरह के कंक्लूसिव वर्ड है ना, कंक्लूसिव वर्ड, कंफर्म, गारंटी, कंक्लूसिवली वेरीफाई। सीफैप की एक रिपोर्ट, उसमें इसी तरह का क्वेश्चन पूछा, उसमें से लिखा था वी कंक्लूसिवली वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसमें क्या निकालना था, कंक्लूसिवली नहीं होते, हमारा तो एविडेंस परसुएसिव होता है। ठीक है, तो ये गलती आ गई हमारी, एक टाइम वाली आ गई, एक कंफर्म वाली आ गई। वेदर कॉस्ट में फिर डायरेक्टर्स हाउएवर आर होली रिस्पांसिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नो लायबिलिटी फॉर एरर्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय द ऑडिटर। रिस्पांसिबिलिटी है तो सही डायरेक्टर की, लेकिन अगर ऑडिटर सही काम ना करे, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन ना करे, क्या इसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है? वो कह रहे मेरी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, नो लायबिलिटी, नो लायबिलिटी है। नहीं नहीं नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने की रिस्पांसिबिलिटी है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की, ये लायबल भी हो सकता है।
ये इस तरह की स्टेटमेंट हम इंक्लूड नहीं कर सकते अपनी रिपोर्ट में। इन्फॉर्मिंग आवर ओपिनियन वी आल्सो इवैल्यूएटेड द ओवरऑल एडिक्वेसी ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कंपनीज। एनुअल रिपोर्ट तो पूरी की पूरी रिपोर्ट होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी चीजें होती हैं। हम क्या सारी एनुअल रिपोर्ट को चेक करते हैं? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये 4-5 गलतियां हमने ढूंढ ली। ठीक है, 5 गलतियां होगी। कौन कौन सी थी? हेडिंग वाले थे, आर्टिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल इन पाकिस्तान 2, ऑल की बजाय सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स 3, टाइम 4, कंफर्म 5, लायबिलिटी नहीं 6 और एनुअल रिपोर्ट 7 हो गई। मैं समझा 3-4 हुई, 7 हो गई। क्लियर? कुछ समझ आया आपको? यस सर। चलिए जी जी। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है? शाबाश। एक्सप्लेन करने का मतलब यह है कि अगर गलत है तो बताओ कि सही क्या है। यानी आपने ये नहीं लिख देना कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की टर्म गलत यूज हुई है, साथ में बताना है इट शुड हैव बीन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। ठीक है, ये सोल्यूशन में देखेंगे, एक्सप्लेनेशन है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। कल का लेक्चर आपके का प्रोबेबली सबसे अहम लेक्चर, कंसेप्चुअली आपके पूरे ऑडिट का सबसे अहम लेक्चर होने वाला है। ये खत्म हो गई सारी डिस्कशन कंप्लीट? ये नहीं है, ये कोई रह तो नहीं गया? चलिए बस ठीक है। कल का लेक्चर प्रोबेबली आपके जितने भी ऑडिट के लेक्चर में सबसे अहम लेक्चर होने वाला है। कोशिश करनी है कल आप छुट्टी ना कीजिएगा, आगे आपकी मर्जी है। हाँ कल फ्राइडे है, कल इसका मतलब है वक्त भी कम होगा। कल तो कोशिश करेंगे 5-7 मिनट जल्दी क्लास शुरू हो जाए। और कल भाईजान वुजू करके आना है आपने, है क्या? तो पिछली दफा वो पानी, हाँ मसला हो गया ना, वुजू करके। जी आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।